नीच इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें हाथ लगाने की? हम पर हमला किया और ऊपर से हाथ भी उठाया। मगर लाडले। अगर तुम चुप रहते तो मैं तुम्हें भूल भी जाता। गो 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 गो। अरे बाप रे। मेरा नाम ये यून है। पिछली जिंदगी में मेरी जिंदगी इसी चलती ट्रेन में इन दो औरतों की वजह से बर्बाद हो गई थी। उन्होंने मुझ पर ब्लैकमेल करने और बदतमीजी करने का झूठा इल्जाम लगाया, मेरा फोन छीन लिया और पूरी ट्रेन के यात्रियों के सामने उसे खंगाल डाला। नतीजा उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने कैमरे के फ्लैश की रोशनी में मेरी बेबस तस्वीरें खींची, उन्हें इंटरनेट पे फैला दिया और मुझे एक नीच बदतमीज इंसान का टैग दे दिया। मैं रातों रात इंटरनेट पे गालियों और नफरत के समंदर में डूब गया। मेरी कंपनी ने सबसे पहले मुझे नौकरी से निकाल दिया। मकान मालिक ने मुझे कचरे की तरह बाहर फेंक दिया और मेरी मंगेतर सुनियानवान, जिससे मेरी जल्द ही शादी होने वाली थी, उसने बस एक मैसेज भेजा, तुमसे घिन आती है मुझे, हमारे बीच सब खत्म। सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात ये थी कि मेरे गांव में रहने वाले माता पिता को लोगों ने घर में घेर कर गालियां दी। हमारे घर पर पेंट फेंका गया और खिड़कियां तोड़ दी गई। जिंदगी भर शराफत से जीने वाले मेरे सीधे साधे माँ बाप इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। मेरी पूरी जिंदगी इन दो बदजुबान औरतों के फैलाए कीचड़ में पिसकर बर्बाद हो गई थी। पिछली जिंदगी में मैं बेवकूफों की तरह उन्हें सफाई देता रहा, कानून और शराफत की बातें करता रहा, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ उनकी और जहरीली गालियां और आसपास के लोगों की ऐसी नजरें मिली जैसे मैं कोई सड़ा हुआ कचरा हूं। आखिरकार इस घुटन को न सह पाने की वजह से मैंने 18वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि मैं फिर से उसी जगह पे खड़ा हूं जहां मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया गया था। कान में वही कड़वे और तीखे ताने गूंज रहे थे। इस जिंदगी में मुझे समझ आया कि कचरे से तर्क करना दुनिया का सबसे बेवकूफी भरा काम है। सुईमान ने फटी आंखों से मेरी तरफ देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अरे वो लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? वो एक पागलों जैसी औरत की तरह मेरी तरफ झपटी। मैं चुपचाप एक कदम तरफ हट गया। अपना पैर उठाकर पास में फोटो खींच रहे शेन फेई को एक करारा लात मारा और उसके बाद सुईमान के दोबारा उठते हुए हाथ की कलाई को कसकर दबोच लिया। मेरी पकड़ इतनी मजबूत थी कि दर्द के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, अपना हाथ घुमाया और पहले वाले थप्पड़ से भी ज्यादा जोर का तमाचा उसके गाल पे जड़ दिया। इस थप्पड़ के जोर से वो अपनी ही जगह पे आधा चक्कर घूम गई। पूरी ट्रेन की बोगी में सन्नाटा छा गया और लोग ठंडी सांसें भरने लगे। मैंने जमीन पे पड़ी उन दो लाचार औरतों को ऊपर से नीचे देखा और अपने बिखरे हुए कपड़ों को धीरे धीरे ठीक किया। पिछली जिंदगी में मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया था। इस जिंदगी में मैं सिर्फ वही भाषा बोलूंगा जो इन्हें समझ आती है। झूठे केस में फंसना और पलट कर जवाब देना, किसका अंजाम ज्यादा बुरा होता है? झूठे केस में फंसकर तबाही का स्वाद मैं पिछली जिंदगी में चख चुका हूँ। तभी एक चश्मा पहने नवयुवक आगे आया। तुम किसी औरत पर हाथ कैसे उठा सकते हो? क्या तुम मर्द कहलाने के लायक भी हो? बड़ा आया हीरो बनने। जब ये मुझे झूठे केस में फंसा रही थी तब क्या तुम्हें कुछ दिखा था? मुझे नहीं दिखा कि उन्होंने तुम्हें फंसाया, लेकिन मैंने तुम्हें हाथ उठाते जरूर देखा है। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। तो जो तुमने नहीं देखा वो हुआ ही नहीं, और जो तुमने देखा वही पूरा सच है। चाहे जो हो जाए, औरत पे हाथ उठाना गलत है। हाँ सही बात है। देखो तो सही, दोनों लड़कियों के खून निकल आया है। अगर दिल में कोई पाप नहीं था तो हाथ क्यों उठाया? सही कहा। इसके हाव भाव देखकर ही लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ है। कौन सी लड़की अपनी इज्जत दांव पे लगाकर ऐसा नाटक करेगी? लेकिन अगर सच में इन दोनों लड़कियों ने इसे फंसाया हो तो देखा नहीं लड़का कितना शांत खड़ा था। औरत ने ही पहले हाथ छोड़ा था। तभी सुरक्षा गार्ड की वर्दी पहने एक आदमी वहां आया। क्या हो रहा है यहाँ? किसने हाथ उठाया? अरे मैडम आप ठीक तो है ना? अब मैं उसे पहचानता था। सही मायने में कहूँ तो मैं उसके इस चेहरे और उसकी इस वर्दी को बहुत अच्छी तरह पहचानता था। पिछली जिंदगी में इसी चमचे ने बिना सच जाने मेरा फोन छीन लिया था और ये दावा किया था कि सीसीटीवी कैमरा खराब है, जिसकी वजह से मैं कभी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाया। सुईमान को जैसे ही अपना रखवाला दिखा, उसके आंसू तुरंत छलक पड़े। भैया यही है वो। इसने जानबूझकर हमें छूने की कोशिश की और हमारे साथ बदतमीजी की। जब हमने इसे पकड़ा तो इसने हमें मारा भी। जू जुआन ने ये सुना तो गुस्से से लाल हो गया। मेरी नाक के सामने उंगली उठाकर बोला, अपना फोन बाहर निकालो और तुरंत मेरे साथ सिक्योरिटी रूम चलो। सुना नहीं तुमने? हमें मुस्कुराया ऐसी मुस्कान जिसे देखकर उसका दिल अंदर तक कांप गया। किस हक से कह रहे हो?
क्योंकि मैंने तुम्हें हाथ उठाते देखा है। तुम जैसे गुंडे को सख्त सजा मिलनी चाहिए। वही पुरानी घिसी पिटी बातें। मैं उससे बहस करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैंने अपना फोन निकाला और सब लोगों के सामने सीधे 110 पर कॉल लगा दी। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई मैंने सीधे कहा, हेलो पुलिस अफसर साहब, मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है और कुछ लोग मेरा फोन छीनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि पुलिस तुरंत इस मामले में दखल दे। मेरी लोकेशन पीपुल्स स्क्वायर की तरफ जाने वाली ट्रेन बोगी 4004 है। बोगी में मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। शायद किसी ने नहीं सोचा था कि मारपीट करने वाला आरोपी खुद सबसे पहले पुलिस को फोन करेगा। जू जुआन ने माथे पर शिकन लाते हुए कहा, तुम क्या नाटक कर रहे हो? स्टेशन आ गया है, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मैंने फोन काटा, आंखें उठाकर उसे देखा। पहला, तुम पुलिस नहीं हो, मुझे हुक्म देने की तुम्हारी कोई औकात नहीं है। दूसरा, मेरे सामने कैमरा खराब होने का नाटक मत करना। इस बोगी में एक से ज्यादा कैमरे लगे हैं और फोन से वीडियो बनाने वाले भी कई लोग हैं। अब मेरी नजरें भीड़ पर घूमती हुई कोने में खड़े एक टोपी पहने लड़के पर जाकर 1 सेकंड के लिए रुकी, जो चुपके से अपना फोन नीचे कर रहा था। पिछली जिंदगी में इसी के बनाए वीडियो ने मेरे मरने के बाद मेरी बेगुनाही साबित की थी, जिसका तब कोई फायदा नहीं हुआ था। इस जिंदगी में मैं सच को अदालत शुरू होने से पहले ही सबसे बड़ा गवाह बनाऊंगा। जल्द ही हम पुलिस स्टेशन के पूछताछ कमरे में थे। मेरा बयान दर्ज कर रहे पुलिस अफसर का नाम लियो था। उनकी उम्र 40 के पार थी। नाम ये यून, उम्र 26, पेशा फेंगहुआ ग्रुप में प्रोजेक्ट मैनेजर और फेंगहुआ ग्रुप, वो तो बहुत बड़ी कंपनी है। क्या बात हो गई कि तुम्हें वहां हाथ उठाना पड़ा? उनका लहजा एकदम शांत था। मैंने बिना कुछ बढ़ा चढ़ाकर कहे और बिना किसी भावुकता के पूरी घटना शुरुआत से अंत तक सच सच बता दी। बात बस इतनी सी ही है। उन्होंने पहले हाथ उठाया और मुझे गालियां दी। मैं तो बस अपना बचाव कर रहा था। ये आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस है। आत्मरक्षा में एक घूसे से किसी की नाक की हड्डी तोड़ दी और एक लात से किसी को इतनी जोर से मारा कि वो देर तक उठ न सके। और तुम मुझसे कह रहे हो कि ये आत्मरक्षा है? ये मैनेजर, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे कानून की समझ नहीं है? अब मैं तो बस सच बता रहा हूँ। कानून में कहीं नहीं लिखा कि जब कोई भरे बाजार में मेरी नाक के सामने उंगली उठाकर मुझे गालियां दे तो मुझे बिना कुछ किए सहते रहना चाहिए। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी इज्जत और मेरे नाम की कोई कीमत नहीं है क्या वो नुकसान नहीं है? अफसर लियू ने मुझे इतना शांत देखकर कहा, ये यून जांच में सहयोग करना हर नागरिक का फर्ज है। उम्मीद है कि तुम सच बताओगे। फिलहाल दूसरी पार्टी ने तुम पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है और अगर ये गंभीर चोट, ग्रीवस हर्ट साबित होती है तो इसका तुम्हारे करियर और जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं मन ही मन हंसा। पिछली जिंदगी में भी इन्हीं घुमावदार बातों और सीसीटीवी कैमरा खराब होने के झूठे नाटक ने मुझे फंसा दिया था। बाद में मुझे पता चला कि उस नाटकबाज औरत का नाम सुई मान था, जो लोगों को ब्लैकमेल करने और फंसाने का धंधा करती थी। शहर का एक छोटा अफसर उसका चाचा था, जो उसका सबसे बड़ा सहारा था, और मैं बिना पैसे और पहुंच वाला एक सीधा साधा शिकार था। लेकिन इस बार कहानी अलग है। मैंने अफसर लियू को देखकर कहा, पुलिस अफसर साहब, मुझे भी एक एफआईआर दर्ज करानी है। मैं उन पर बदनामी करने और झूठा इल्जाम लगाने का केस दर्ज कराना चाहता हूँ। उन्होंने सबके सामने झूठी बातें फैलाकर मेरी इज्जत को नीलाम किया है, जिससे मुझे गहरा दिमागी सदमा पहुंचा है। और वो सिक्योरिटी गार्ड जू जुआन, उसने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई। शायद वो भी उनके साथ मिला हुआ था। मैं उस पर भी कार्रवाई की मांग करता हूँ। रही बात सीसीटीवी कैमरे की, तो कानून के मुताबिक सार्वजनिक जगहों की रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखनी होती है। मैंने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और कहा, अगर मेरी याददाश्त सही है तो जिस डिब्बे में मैं खड़ा था उसके दोनों तरफ कैमरे लगे थे, जो सीधे दरवाजे की तरफ थे। वहां कोई अंधा मोड़, ब्लाइंड स्पॉट हो ही नहीं सकता। अगर पुलिस मुझसे कहेगी कि कैमरा खराब था तो मैं तुरंत वकील करके पूरी जांच की मांग करूंगा। पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया। सिर्फ एसी की घूंघू आवाज आ रही थी। अफसर लियू के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उनकी आंखों में जो सख्ती थी वो अब एक गहरी सोच में बदल गई थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक सीधा साधा दिखने वाला दफ्तर का कर्मचारी इतना निडर होगा और उसे कानून की इतनी बारीकी से समझ होगी। हम दोनों के बीच सन्नाटा खींच ही रहा था कि पूछताछ वाले कमरे का दरवाजा खुला। एक युवा पुलिसकर्मी अंदर आया। उसने अफसर लियू के कान में कुछ फुसफुसाया और बीच बीच में मेरी तरफ देखने लगा। अफसर लियू का सख्त चेहरा थोड़ा ढीला पड़ा और वे मुझे अलग नजर से देखने लगे। ये यून तुम्हारी मंगेतर आई है, अपने एक दोस्त के साथ आई है और तुमसे बात करना चाहती है। सुन यानवान, पिछली जिंदगी में जब मैं गहरे अंधेरे में डूब रहा था तो वो मेरी आखिरी उम्मीद थी। मुझे लगा था कि वो बिना किसी सवाल के मुझ पे भरोसा करेगी, मेरा साथ देगी। लेकिन जब इंटरनेट पे गालियों की बाढ़ आई तो उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मुझे अकेला भागने पे मजबूर कर दिया। ब्लॉक करने से पहले उसने जो मैसेज भेजा था वो मुझे आज भी याद है। और अब वो आई है अपने दोस्त के साथ। मुझे अच्छी तरह पता था कि वो दोस्त कौन है। उन्हें अंदर आने दीजिए। दरवाजा फिर खुला। आगे सुन यानवान चल रही थी। हल्का सा मेकअप किए हुए, आंखें लाल और नम थी। उसका वो दुखी होने का नाटक कितना असली लग रहा था। उसके पीछे जो लड़का खड़ा था उसका नाम झाओ तियान था।
मेरा कॉलेज का साथी एक अमीर बाप की बिगड़ैल औलाद जो हमेशा से सू नियानवान के आसपास मंडराता रहता था। पिछली जिंदगी के सारे दुश्मन आज एक साथ सामने थे। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुम बाहर जाकर किसी से मारपीट कैसे कर सकते हो? सू नियानवान ने आते ही मुझे कसूरवार ठहरा दिया। उसने ये तक नहीं पूछा कि असली बात क्या थी या मुझे कोई चोट आई है या नहीं। मैं चुप रहा और बस उसे देखता रहा। तुम्हें अंदाजा भी है कि बात कितनी बढ़ चुकी है। वे दोनों लड़कियां हैं जिस चेहरे से मैंने कभी बेइंतहा मोहब्बत की थी। आज वही चेहरा मुझे कितना अजीब और बनावटी लग रहा था। तुम बहुत नासमझ हो। पूरा इंटरनेट तुम्हारी फोटो से भरा पड़ा है। सब तुम्हें घटिया और हिंसक कह रहे हैं। ये कहते हुए झाओ तियान ने बड़ी सहूलियत से सू नियानवान के कांपते कंधों पर हाथ रख दिया। सू नियानवान पीछे नहीं हटी बल्कि उसी के सहारे टिक गई। ये सब देखकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। पिछली जिंदगी में मैं इनकी इस मीठी बातों के जाल में फंस गया था। मुझे लगता था कि उसका गुस्सा मेरे भले के लिए है और उस लड़के की मदद दोस्ती के नाते है। जब मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, घर से बेदखल कर दिया गया और सिर पर कर्जा चढ़ गया, तब जाकर मुझे खबर मिली कि उन दोनों ने सगाई कर ली है। असल में वही दोनों एक दूसरे के थे और मैं तो बस एक बेवकूफ था जिसे सबने मिलकर इस्तेमाल किया। क्या मामला बहुत बड़ा हो गया है? बड़ा, बहुत बड़ा। झाओ तियान ने अपना फोन निकाला और सीधे मेरे चेहरे के सामने कर दिया। खुद ही देख लो, तुम ट्रेंडिंग में हो। स्क्रीन पे मेरी साफ फोटो दिख रही थी और पास में उन दो औरतों के चेहरों को धुंधला किया गया था। कमेंट सेक्शन में गालियों की बाढ़ आई हुई थी। सबसे ऊपर मेरा आधार नंबर, घर का पता और कंपनी का नाम लिखा हुआ था। नीचे लोग लिख रहे थे, ऐसे घटिया इंसानों को सजा मिलनी चाहिए। बाहर से शरीफ दिखता है, अंदर से कितना नीच है। फेंगुआ ग्रुप को ऐसे घटिया कर्मचारी को निकाल देना चाहिए। बेचारी लड़कियां कितना मारा है इन्हें, इसे जेल में डालो। सुंदर चेहरा होने से क्या होता है, दिमाग से पैदल है। सू नियानवान की नजर भी उस कमेंट पे पड़ी। उसका शरीर कांप उठा। ये यून देखा तुमने? तुम्हारी वजह से मुझे न जाने कितने अनजान नंबरों से गंदे फोन आ रहे हैं। तो मैं क्या करूं? मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा। माफी मांगो, तुरंत उनसे माफी मांगो और हर्जाना दो। अगर वे पोस्ट डिलीट कर दें और केस वापस ले लें तो बात संभल सकती है। झाओ तियान ने तुरंत उसकी बात का समर्थन किया। ये यून भाई की बात मान और माफी मांग ले, चाहे जो भी हुआ हो। तुमने हाथ उठाया ये बात तो गलत ही है। वो थोड़ा रुका और मुख्य बात पर आया। मैंने पता लगाया है, उस शेन मनियाओं की ऊपर तक पहुंच है। तुम उससे पंगा नहीं ले सकते। उनके सामने खुलेआम माफी मांग लो और थोड़े पैसे हर्जाने में दे दो। बात यहीं खत्म हो जाएगी। 50 लाख रुपए। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं तुम्हें उधार दे सकता हूँ। ब्याज बाजार की दर के हिसाब से ही लगाऊंगा। पिछली जिंदगी में भी इन्होंने मुझे इसी तरह मजबूर किया था। मुझसे पाई पाई बटोरने को कहा था। अब ये भले आदमी का नाटक कर रहा है। बाजार दर के नाम पर ब्याज तय रूप से ब्याजखोरी हाई इंटरेस्ट ही होगा। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर मैंने आज ये पैसा ले लिया तो सू नियानवान ही नहीं बल्कि अपने इंसान होने का स्वाभिमान भी उसके हाथों बेच दूंगा। अये यून, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? झाओ तियान तुम्हारी मदद करने को तैयार है। तुम अभी भी किस सोच में पड़े हो? जल्दी हाँ करो। क्या तुम तभी मानोगे जब कंपनी तुम्हें नौकरी से निकाल देगी? उसके चेहरे पर सिर्फ निराशा और डर फैला हुआ था। मैं उस चेहरे को देखता रहा। मुझे वो बेहद पराया लगा। उसकी दुनिया में मेरी बेगुनाही और स्वाभिमान की कीमत एक नौकरी से भी कम थी। उसे मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं थी। वो बस इस बात से डर रहा था कि कहीं मेरा मामला उस पर असर न डाले। पूछताछ वाले कमरे का दरवाजा फिर से खुला। अफसर लियू हाथ में एक फाइल लेकर अंदर आए और उसे मेरे सामने मेज पर रख दिया। 50 लाख का हर्जाना दो और एक माफी मांगने वाला वीडियो बनाओ। अगर तुम राजी हो तो दस्तखत कर दो, मामला यही निपट जाएगा। ये दूसरी पार्टी के वकील का राजीनामा सेटलमेंट एग्रीमेंट है। झाओ तियान के होठों पर एक मुस्कान तैर गई। सू नियानवान ने चैन की सांस ली। जल्दी साइन करो ना ये यून। तुम अब भी किस बात का इंतजार कर रहे हो? और मैंने समझौते के कागज को नहीं देखा। मेरी नजरें सू नियानवान के चेहरे पे टिकी रही। सू नियानवान, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? और मैंने वही सवाल पूछा जो 2 जिंदगियों से मेरे दिल में दबा हुआ था। वो वहीं जम गई। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई उसे ही घूर रहा था। झाओ तियान के चेहरे से भी मुस्कान गायब हो गई। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। शायद उसने सोचा भी नहीं था कि मैं इस वक्त ऐसा बेतुका सवाल पूछ बैठूंगा। अब इन बातों का क्या मतलब रह गया है? तुमने चोरी से फोटो खींची या नहीं, क्या ये बात मायने रखती है? अब तो सबने तुम्हें हाथ उठाते देख लिया है। आखिरकार उसका सब्र टूट गया। उसकी आवाज चीख में बदल गई। ये यून, क्या तुम थोड़े समझदार नहीं बन सकते? इन बेकार की बातों को पकड़कर बैठना बंद करो। मायने नहीं रखता। मैं मुस्कुरा दिया। तो मेरी बेगुनाही, मेरा फंसाया जाना उसकी नजरों में बस एक बेकार की बात थी। इस पल पिछली जिंदगी की वो उलझन जो मुझे आज तक समझ नहीं आई थी पूरी तरह सुलझ गई। अये यून नियानवान, तुम्हारा भला ही चाहती है। थोड़े समझदार बनो। आज के दौर में सच क्या है ये मायने नहीं रखता। लोग किस पर यकीन करते हैं, मायने ये रखता है। अब तक चुप खड़े झाओ तियान को आखिरकार मौका मिल ही गया। वो एक विजेता की तरह एक कदम आगे बढ़ा और मुझे देखने लगा। 50 लाख मैं तुम्हें अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। तुम कल मुझे एक रसीद लिख कर दे देना। ये कहते हुए उसने मेज पर रखे समझौते के कागज को उठाया और बेफिक्र लहजे
मैं बोला एक माफी का वीडियो रिकॉर्ड कर लो, 2-4 नरम बातें कह दो, थोड़ा दुख सहना पड़े तो सह लो, मर्द हो तो थोड़ा झुकना भी सीखो, जिंदगी ऐसे ही चलती है ना। ज्यादा नखरे मत दिखाओ। वो राजीनामे के लिए मान गई है, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। इस वक्त मेरी बात मानना ही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर रास्ता है। मुझे लगा था कि कितनी अकड़ होगी इसमें अंदर। इतनी देर तक नाटक करने के बाद आखिरकार घुटने टेक ही दिए। अब 50 लाख रुपए मनाओ बहन। आज रात जश्न कहाँ मनाएंगे? बाहर से 2 औरतों की शेखी बघारती आवाजें आ रही थी। शहर के सबसे महंगे जापानी रेस्तरां में चलेंगे, उस भिखारी को घुटनों पर बैठकर बिल चुकाने पर मजबूर करेंगे और उससे अपनी जूतियां भी चटवाएंगे। अपना सिर उठाया और अपने सामने खड़े इन लोगों को देखा। झाओ तियान, जो पैसों के दम पर मेरी इज्जत कुचलना चाहता था, मेरी मंगेतर जो मुझे अपना जुर्म कबूल करने पर मजबूर कर रही थी, और बाहर खड़ी वे 2 औरतें जो समय से पहले ही जीत का जश्न मना रही थी। इन सब ने मिलकर मेरे खिलाफ एक जाल बुना था। पिछली जिंदगी में मैंने यही दस्तखत किए थे और फिर एक एक करके तबाही के गड्ढे में गिरता चला गया था। इस बार ऐसा नहीं होगा। तुम लोगों ने सही कहा, सच क्या है ये मायने नहीं रखता, लोग किस पर यकीन करते हैं मायने ये रखता है। लेकिन क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि अगर लोग किसी दूसरी कहानी पर यकीन कर लें तो क्या होगा? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब एकदम साफ है, मैं इस समझौते पे दस्तखत नहीं करूंगा, एक भी पैसा नहीं दूंगा। और माफी का वीडियो, तुम लोग सपने देखना बंद करो। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें अंदाजा भी है कि ऐसा करने का क्या अंजाम होगा? ये यूं मैंने तुम्हें मौका दिया था। जब तुम प्यार की भाषा नहीं समझते तो फिर मुझे दोष मत देना। अब अंदर रहकर थोड़ा सबक सीखो, ठीक है? लेकिन मुझे अंदर भेजने से पहले मैं तुम लोगों को कुछ दिलचस्प दिखाना चाहता हूँ। अब मेरी बात खत्म ही हुई थी कि पूछताछ वाले कमरे का दरवाजा बाहर से जोर से खुला। पुलिस की वर्दी पहने एक सीनियर पुलिस अफसर अंदर दाखिल हुए। अफसर लियू ने जैसे ही उन्हें देखा वे मानो बिजली का झटका खाकर अपनी जगह से उछल पड़े। कमिश्नर झाऊ, आप यहाँ कैसे? जिस इंसान को कमिश्नर झाऊ कहा जा रहा था उसने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वो सीधे कमरे के कंप्यूटर की तरफ बढ़े और बोले, जस्टिस विल नॉट बी एब्सेंट नाम के यूजर ने 5 मिनट पहले डिपार्टमेंट के सरकारी ईमेल पे जो वीडियो भेजा है उसे स्क्रीन पे चलाओ। अजी जी सर। अफसर लियू के हाथ कांपने लगे। वे घबराहट में माउस पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी कमिश्नर झाऊ के साथ आए। अफसर ने उन्हें पीछे धकेल दिया। कुछ ही देर में वो वीडियो सामने दीवार पर लगे स्क्रीन पर चलने लगा। वीडियो थोड़ा हिल रहा था लेकिन आवाज एकदम साफ आ रही थी। शुरुआत में ट्रेन की बोगी में भीड़ दिख रही थी। कैमरे में सुईमान और शेन फेई एक दूसरे को चालाकी भरी नजरों से देखते हुए दिखे। वो एक दूसरे को बिना बोले समझा जाने वाला षड्यंत्र था। इसके तुरंत बाद सुईमान का शरीर इस तरह हिला मानो भीड़ ने उसे धक्का दिया हो और वो सीधे मुझसे आकर टकराई। उसकी चीखती हुई आवाज स्पीकर से गूंजकर पूरे पूछताछ वाले कमरे में फैल गई। तुम क्या देख रहे हो? मैंने स्क्रीन पर खुद को हैरान परेशान देखा। इससे पहले कि मैं अपनी सफाई में कुछ कह पाता वे लोग मुझ पर अपने झूठे इल्जामों की बौछार करने लगे थे। एक एक शब्द सुई की तरह मेरे जिस्म में चुभ रहा था लेकिन मैंने अपनी नजरें नहीं हटाई। शांत रहकर स्क्रीन पर दिख रहे हर एक चेहरे को साफ साफ देखता रहा। सबसे पहला असर अफसर लियू पर हुआ। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। उन्होंने घबराहट में अपनी कमर पर टंगे रिवॉल्वर के कवर को छूना चाहा लेकिन उनके हाथ इतने कांप रहे थे कि वे उसे सही से पकड़ भी नहीं पाए। झाओ त्यान के चेहरे की अकड़ और घमंड मानो जम सा गया था। मुस्कान उसके होठों पर ही जम गई। वो आंखें फाड़े स्क्रीन को घूरता रहा और सु न्यानवान उसने घबराहट में अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया।